आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं नंबर सिस्टम से, वो सारे टाइप मैंने लिया इस वीडियो में, ताकि आपके आने वाली जो NTPC एग्ज़ाम है, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 5 जून से 23 जून के बीच में आयोजित होने वाली है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल पे मैंने NTPC के लिए एक श्रृंखला चलाई है, जो कि टारगेट है कि 15 दिन में जितने भी 15 टॉपिक हैं, जो कि जिससे NTPC में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक को 15 दिन में ही समाप्त करना पूरा अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के जो अंकों का सम अगर 9 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी। मान लीजिए कि 918 कोई संख्या है और आपसे पूछा जाए कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो अंकों का योग मतलब 9 + 1 + 8 हो जाएगा। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 9 और 9 18 हो जाएगा। और चूंकि 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ये 9 से विभाज्यता का नियम कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर उसका अंतर या तो 0 हो या जो अंतर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल हो, तो पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कोई संख्या मान लेता हूँ 1331 मान लेता हूँ, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो ये 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग हमने कर दिया। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो सम क्या होता है, जैसे 2 4 6 8, यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसको सम कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको विषम कहते हैं। तो सम स्थान के अंकों का योग मतलब 2 और 4, इसके स्थान पे क्या है, तो 3 है, और 4 के स्थान पे क्या है, तो 1 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसी तरह विषम स्थान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 3 आ जाएगा। इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो 1 है और ये 3 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, तो अंतर या तो 0 आए या तो क्या हो, 11 से विभाजित हो। मान लीजिए अगर ये 0 ना आके, मान लीजिए अगर ये 11 आ जाता कोई संख्याओं का अंतर, तभी भी ये संख्या क्या होती, 11 से विभाजित होती। तो ये 11 से विभाज्यता का नियम है। ये इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कौन संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 2 9, 8 1 9, यानी कि ये 9 से विभाजित हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, तो 9 और 8 1 9, बिल्कुल ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, तो 3 2 5 1 6 4 10 5 15, ये आपका 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं, तो 1 और 8 9 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, बाकी 9 है, तो ये भी आपका 9 से विभाजित हो सकता है। तो हमारे पास 3 जो ऑप्शन है वो 9 से विभाजित हो सकते हैं। तो अब 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालते हैं। तो देखिए 1 + 0 0, और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये संख्या आपकी 11 से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। तो जैसे ही एक संख्या अगर आपकी 11 से विभाजित हो गई, तो चूंकि ये 9 से भी विभाजित हो रही है, तो 11 से भी हमने सिद्ध कर दिया कि विभाजित हो रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं और भी ऑप्शन को, बाकी ऑप्शन आपके 11 से विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें से एक ही सही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 आंसर सही हों। तो चौथा को अगर हम चेक कर लें, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा। इसी तरह 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 में से अगर हम 11 हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, इसका अंतर कभी भी 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या आपकी नहीं होगी। इसी तरह पहला को अगर चेक कर लें, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 और 7 17, इसका भी अंतर 11 से विभाजित नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको एग्जाम में कर रहे हो और एक किसी ऑप्शन पे अगर ये दोनों से विभाजित हो रहे हैं, तो आपको और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11
अंकों की संख्या जो कि आपको दिया हुआ है, जो कि 72 से विभाज्य है, और दिया है कि k जो है वो p के बराबर नहीं होना चाहिए, तो पूछ रहा है आपसे 3k + 2p का मान कितना होगा। ठीक है, तो 72 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी, 72 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम अभी हमने बताया है कि संख्या के अंकों का योग निकाल लेते हैं। अब 8 से विभाज्यता का नियम बता देता हूँ मैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े, इन तीनों स्थान पे या तो 0 हो या इन तीनों से जो बड़ी संख्या हो वो आपकी 8 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे क्या है, तो 5k 6 है। तो लिख देता हूँ 5k 6 इस इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे है। इसको 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लीजिए k पे क्या रख सकते हैं कि 8 से विभाजित हो। तो एक अगर 8 से हम भाग करें तो 8 छके 48, 48 के बाद से 2 3 अगर है तो 5 हो जाएगा, 56, 8 सत्ते 56, यानी k की जगह पे कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। क्योंकि अगर k की जगह पे 3 है तो 8 छके 48, 2 और 5 हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56, बिल्कुल 8 से विभाजित हो सकता है। और k के स्थान पे क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। तो 3 4 नहीं होगा, 5 6 7 हो सकता है क्या, बिल्कुल। k की जगह पे अगर 7 करेंगे तो 8 सत्ते 56, 1 16, 8 दूना के 16, तो k की जगह पे 7 हो सकता है। बाकी अगर 8 को अगर हम चेक करें तो 8 सत्ते 56, 2 26 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 36 आपका 8 से विभाजित नहीं होता है। तो इस तरीके से k की 2 वैल्यू हमें निकल के आ गई। तो जैसे ही k की वैल्यू आ गई, 9 से चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए जहाँ जहाँ 9 हो रहा है उसको हटा दीजिए। तो देखिए 5 और 4 9,000, इसको हटा दीजिए। और देखिए 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 8 18, तो इसको भी हटा दीजिए। और देखिए तो 8 और 8 16, 17 18, यानी कि सिर्फ 4 बचेगा, यानी कि k + 4 + p जो होना चाहिए ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो k की वैल्यू 3 हमने रखा है, तो 4 3 7, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बस p की वैल्यू 2 रख दीजिए और k की वैल्यू 3 रख दीजिए। तो 3 3 9 + 2 दूनी के 4, तो 9 में 4 अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 13 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बाकी अगर 7 रखेंगे तो 7 पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए k की जगह पे अगर हम 7 रख देते हैं तो 7 4 11 हो जाएगा, और 11 में 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 18 होगा, क्योंकि उसको 9 से विभाजित होना है। तो इस कंडीशन में दोनों वैल्यू क्या हो जा रही हैं, बराबर हो जा रही है, 7 और 7 बराबर हो जा रही है। जबकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि k और p जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जहाँ पे k की वैल्यू 3 होगी। और जैसे ही k की वैल्यू 3 रखेंगे तो p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 171 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो जैसे ही 17 से विभाजित किया जा रहा है तो इस 171 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 170 और +1 लिख सकता हूँ, इंटू 172 को क्या लिख सकता हूँ, 170 और +2 लिख सकता हूँ, इंटू 173 को क्या लिख सकता हूँ, 170 + 3 लिख सकता हूँ। और डिवाइड किस से करना है, तो 17 से करना है। तो देखिए 17 से करेंगे तो 170 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा, गुणे यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 2, यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 दूना के 6 और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि कितना शेष बचेगा 17 से भाग देने पे, 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो उस भाजक का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो बेसिक करने का तरीका है वो बड़ा लेंदी है। जैसे मान लीजिए कि आप फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। आप उस फार्मूले पे रख के फिर सॉल्व करेंगे, फिर जाके आप वैल्यू निकालेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस जाएगा। इसको करने का मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या करिए कि ऑप्शन से देखने की कोशिश करिए। तो देखिए 16 शेष बचता है, तो जो भी ऑप्शन आपके दिए हैं वो सारे 16 से अधिक दिए हुए। तो कह रहा है कि अब जब मूल संख्या, तो मैं मान ले रहा हूँ कि मूल संख्या ही 16 है, ये मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है, मूल संख्या हमारी 16 है। तो कह रहा है कि जब मूल संख्या के दोगुने, तो 16 का अगर दोगुना मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो 32 में किससे भाग करेंगे कि हमें 3 शेषफल मिलेगा, तो 23 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल कभी नहीं मिलेगा।
29 से भाग करेंगे तो बिल्कुल 3 से फल मिल रहा है। 32 में 29 से भाग करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जा रहा है। बाकी अगर 53 से भाग करेंगे तो 32 से बड़ी है, तो कभी भी आपको 3 से फल नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं कि 29 होगा। इसको करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। 3 या 4 बोल रहा है, तो 100 तक देखता हूँ कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो क्या करूँगा, 100 में 3 से भाग करूँगा और पूर्णांक पर लेके जाएंगे तो हमें पता है कि 33 बढ़ जाएगा। तो 33 ऐसी संख्याएं होंगी 100 तक जो कि 3 से विभाजित होंगी। इसी तरह 4 से चेक कर लेंगे तो 100 बटा क्या करेंगे, हम 4 कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 25 बार पूरी तरह से चला जाएगा। यानी कि 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। लेकिन 3 और 4 इन दोनों में कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से भी विभाजित हैं और 4 से भी विभाजित हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। हम क्या करेंगे, 100 में 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से देखते हैं कितनी बार पूर्णांक रूप में चला जाता है, तो 12 बटे 96 यानी 8 बार चला जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसमें से क्या करेंगे, हम 8 घटा देंगे। तो 33 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 8 58 हो जाएगा। और 58 में से जैसे ही 8 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। तो देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ। हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है माइनस ए बी होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब मैं इसलिए फार्मूला लिखा हूँ कि जब भी अगर पावर आपका ऑड है यानी कि विषम है, तब वो संख्याएं जो होगी वो हमेशा उनके योग से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अगर मैं इसको ध्यानपूर्वक देखूं तो देखिए यहाँ पे 43 विषम संख्या है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या का योग होगा वो इन दोनों के योग से विभाजित होगा। यानी कि 41 प्लस 43 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। और पूछ रहा है कि इनमें किससे विभाज्य है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 40 40 80 और 3 में जोड़ेंगे तो 4, यानी 84 से हमेशा ये विभाजित होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए 19 के पावर 300 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो 19 20 से कितना कम है, तो ये 1 कम है, तो 20 माइनस 1 के पावर कितना लिख सकता हूँ, 300। इसको विभाजित करना है किससे, तो 20 से विभाजित करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये 20 से 20 तो कट जाएगा। अब ये 1 जो है वो 20 से कम है, तो चूंकि 1 20 से कम है तो ये माइनस 1 शेष बचेगा। और इसके पावर कितना है, तो इसके पावर 300 है, जो कि क्या है, सम है। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यानी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कौन सी, जिससे कि उसका योग जो है वो 360 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9999 होती है। और इसमें किससे भाग करना है, 360 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो बस 360 से भाग देके देख लेते हैं। तो 360 से भाग करेंगे तो 3 3 बिल्कुल 3 बार चला जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 921 हो जाएगा। घटा देंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 9 ऊपर से क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब 2 बार चला जाएगा तो 2 बार ले लेंगे, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 175 शेष मिल रहा है। यानी कि अगर हम 175 ये शेष नहीं आता तो ये संख्या 360 से विभाज्य होती। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो चूंकि 307 लाने के लिए 175 को कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बस क्या करेंगे, 307 में से 175 क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए पूछ रहा है। तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1,
यानी कि अगर इस 175 में 100 अगर 32 जोड़ दें तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 360 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 132 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो होगी वो 360 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो डिविजिबिलिटी रूल से मैं करके दिखा देता हूँ। बेसिक से इसके पहले वाला क्वेश्चन करके दिखाई दिया हूँ। तो देखिए 88 का फैक्टर क्या होता है, 11 और 8 होता है। इसका मतलब संख्या 11 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। तो पहला अगर चेक करें तो ये देखिए 9 और 4 13 और 9 और 4 13, तो बिल्कुल अंतर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो सकता है क्योंकि 11 से विभाजित है। 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 से क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं 8 से। तो 944 है, इस 944 को 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, 1 14 हो जाएगा, 8 एकम में 8 6 64, 8 8 64, बिल्कुल ये 8 से भी विभाजित है। तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, और इन चारों ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या पहला वाला ही ऑप्शन सबसे बड़ा है। तो पहला वाला ही ऑप्शन दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, 11 और 8 दोनों से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 9 और 4 13 हो जाएगा, 8 4 12, इसका अंतर 0 नहीं आ रहा है तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी 9 और 8 17 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको करेंगे तो 9 6 15 और 8 7 15, यानी कि ये क्या हो सकता है, आपका 11 से विभाजित हो सकता है। अब इसको क्या कर लेते हैं कि जैसे ही 11 से ये विभाजित हो रहा है तो हम चेक कर लेते हैं कि 8 से भी विभाजित है। तो 8 से करेंगे तो 768 को चेक कर लेते हैं। तो 8 से करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, 4 48, 8 6 48, बिल्कुल ये संख्या 8 से भी विभाजित है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों 11 और 8 दोनों से विभाजित हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या दिया है ना, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही सी से बड़ा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर इसको एग्जाम में आप करें तो जैसे मैं बताया हूँ कि जैसे ही पहला वाला ऑप्शन आपको मिल जाए वैसे ही आप क्या करेंगे, उसको टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ये तो समझाने के लिए था, तो मैंने सभी ऑप्शन को लेके समझा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 145 28 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल के रूप में 83 और शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि भाजक क्या होगा। तो अभी मैंने फार्मूला बताया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, और धन क्या होता है, तो शेष होता है। अब ये चारों चीज़ें हैं क्या, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये b है, इस b को a से भाग कर रहा हूँ और c बार जा रहा है और शेष के रूप में d प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि b बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू सी और प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो संख्या क्या है आपकी, तो 14,528 है। तो b की जगह पर क्या लिख देंगे, 14,528 लिख देंगे। ये बराबर किसके है, तो आपको भाजक ज्ञात करना है, यानी ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सी की वैल्यू कितना दिया है, तो भागफल के रूप में 83 प्राप्त हो रहा है, और प्लस डी यानी शेष कितना दिया है, तो 3 दिया है। बस हम चेक कर लेते हैं, 3 से इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 14 500 कितना हो जाएगा, तो 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, नहीं 525 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू निकालने के लिए 83 से भाग कर देंगे। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 8 दूना के 16, यानी कि 1 बार जाएगा, तो ये 83 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ये 2 उतर जाएगा, तो 8 8 64, यानी कि 7 बार जाएगा, तो 7 21, 2 कैरी हो जाएगा, 8 7 56 और 2 58 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 41, 5 उतर जाएगा, तो 8 5 40, यानी 5 बार चला जाएगा। तो 5 3 15 को 5 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 पर 40 और 1 41 हो जाएगा, यानी कि 415 विभाजित हो रहा है। इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 175 वो संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 जो है वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है।
ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक दहाई के स्थान पे 2 नहीं आएगा। तो दहाई के स्थान पे पहली बार 2 कब आएगा? तो आपका जब 20 होगा तो तब जाके दहाई के स्थान पे 2 आएगा। फिर उसके बाद से 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो 9 हो गया और ये एक 10 हो गया। इसके बाद से दहाई के स्थान पे 2 कभी नहीं आएगा। तो कितनी बार टोटल आ गया? तो 10 बार आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। तो 3 अगला सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6, 7। तो 2 जो होगा वो दहाई के स्थान पे कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ इन 10 को छोड़ के। तो आपसे पूछा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4 और 6 अंकों से बनी हो, और कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आना चाहिए। तो प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आना चाहिए। तो बड़ी संख्या की अगर बात किया जाए तो 0, 4 और 6 में बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो चूंकि अंकों की जो संख्या होनी चाहिए वो 6 अंकों की होनी चाहिए। तो 6 को कितनी बार लिख लेते हैं? 4 बार लिख लेते हैं। तो 2, 3, 4 हो जाता है। और उसके बाद से क्या लिख देते हैं? तो 4 लिख देते हैं और 0। तो देखिए मिनिमम एक बार आना चाहिए। तो तीनों संख्या में मिनिमम एक बार तो आई ही हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या ये है 6 अंकों की, इन तीनों से मिला के। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या कर लेते हैं। तो छोटी संख्या करने के लिए क्या करेंगे? हम 4 करेंगे। बाकी स्थानों पे क्या करेंगे? हम 0 कर देंगे और एक बार 6 लिख देंगे। तो इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती इन तीनों को मिला के। तो पूछ रहा है कि इन दोनों का योग, तो जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6। इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 6, 6, 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी ये इन दोनों का योग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है वो मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। तो देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करना हो तो आप बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, आप सीधे ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो अंकों का योग देखिए 7 और 1 8 इसमें है, 5 3 8 इसमें है, 6 2 8 इसमें है और 6 2 8 इसमें है। यानी कि सभी संख्या के अंकों का योग 8 है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें 36 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या वो मूल संख्या को उलटने के बाद प्राप्त होती है। तो अगर 71 में 36 जोड़ेंगे तो कभी भी 17 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, 35 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 53 नहीं होगा, 30 30 60 यानी कि 53 से अधिक हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 62 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 26 कभी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 26 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो जोड़ के देख लेते हैं। तो 26 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12 2 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी 26 को पलटने के बाद 62 प्राप्त होगा, जो कि 62 प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन से करना इस तरह के क्वेश्चन के लिए एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो 2 क्रमागत संख्याएं आपसे पूछ रहा है। तो इसको करने का बेसिक तरीका ये है कि पहली क्रमागत संख्या आप x मान लीजिए, दूसरी क्या हो जाएगी x+1 मान लीजिए। फिर क्या करिए कि पहले का 3 गुना करिए और दूसरे का 2 गुना करिए, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिए तो 3 में से 2 अगर घटाएंगे तो x हो जाएगा, और -2 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, और दूसरी संख्या इससे 1 अधिक यानी कि 8 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये एक बेसिक तरीका है, पर इसको आप इस तरीके से मत करिएगा, इसको भी आप ऑप्शन से करिएगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप चारों में से चेक करते रहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, तो पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं। तो 5 का 3 गुना हो जाएगा 15, और दूसरी संख्या का 2 गुना है तो 6 गुना के 12 हो जाएगा। तो 15 और 12 का अंतर 5 कभी नहीं होगा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। तो 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। 18 और 14 का अंतर कभी भी 5 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 9 × 27 हो जाएगा, 10 गुना के 20 हो जाएगा, अंतर 5 कभी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से किस युग्म की संख्याएं सअभाज्य हैं। तो सअभाज्य को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर न हो, उसको हम सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दो युग्म हैं जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखिए 28 और 81, इसमें क्या है, तो 28 आपका 4 से कट सकता है लेकिन 81 नहीं कटेगा, 2 से 28 कट सकता है लेकिन 81 2 से नहीं कटेगा। यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सअभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इनमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो 12 और 27 में 3 आपको दिख रहा है कि 3 जो है वो 12 को भी विभाजित कर देगा और 27 को भी, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा में भी देखिए, तो 7 से कट करेंगे तो 7 × 21, 7 और 8 = 56। तो इसमें भी क्या है, 7 है, दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 36 और 20 सीधे सीधे दिख रहा है कि 4 से ये दोनों विभाजित हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो कोई भी अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा 6n ± 1 के रूप में होती है। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 6 का टेबल पढ़ता हूँ तो 6, 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौको 24। उसके बाद से आप चेक कर लीजिए, इससे एक कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, एक अधिक करेंगे तो 7 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 11 हो जाएगा, एक अधिक करेंगे तो 13 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 17 हो जाएगा, एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 23 हो जाएगा, एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं वो सारी संख्याएं इसी फॉर्म में हों, और ये जरूरी नहीं है कि वो अगर इस फॉर्म में हो तो वो अभाज्य ही संख्या हो। जैसे आप यहाँ पे 25 देख सकते हैं, वो इस फॉर्म में तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आप 25 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो अभाज्य संख्या जो होगी वो इसी फॉर्म में होगी, लेकिन इसका उल्टा, ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में जो हो तो वो अभाज्य संख्या हो। तो आप चेक कर लीजिए। तो 50 और 60 के बीच में 6 का अगर टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 6 9 54 होता है, तो 54 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, 6 दाम में 60 हो जाएगा। इससे एक कम करेंगे तो 53 हो जाएगा, इससे एक अधिक करेंगे तो 55 हो जाएगा, इससे एक कम करेंगे तो 5 9 59 हो जाएगा। और इनके बीच पूछ रहा है तो 61 तक हम जाएंगे ही नहीं। तो देखिए 53 जो है आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी से विभाजित नहीं होता है। 55 आपका कट जाता है तो ये नहीं होगा। दूसरा 59 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये भी किसी से विभाजित नहीं होता है। तो आपसे इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 को 2, एक कैरी हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11, यानी 112 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही क्रम क्या होता है कि बढ़ते से घटते क्रम में होता है आरोही क्रम, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं इंग्लिश में। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 323 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल आपको 221 दिया है, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान कितना होगा। तो इसको आप ये नहीं करने चलेंगे कि आप 221 का फैक्टर निकाल रहे हैं, फिर 323 का फैक्टर निकाल रहे हैं, पता चल ही नहीं रहा है कि किससे विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित करना है। आप सीधे ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन में दिख रहा है 17 13 19 23, आप इन चारों से विभाजित करके देख लीजिए। तो पहले 221 को हम देख लेते हैं। तो 221 को पहला वाला ऑप्शन 17 है, तो 17 से विभाजित करते हैं। तो 17 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 17 का में 17 हो जाएगा, और कितना शेष बचेगा, तो 3 और 2 5 बचेगा, 51 17 3 51, बिल्कुल ये आपका कट जा रहा है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 221 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुणे क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। 17 गुणे 13 ही क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो पहले मैं बड़ी लिखा हूँ, फिर उसके बाद छोटी संख्या लिखा हूँ। बाकी 323 है, तो चूंकि आपको कह रहा है कि पहली दो संख्याओं को गुणनफल, यानी कि 323 जो है वो 17 से कटना ही कटना चाहिए, क्योंकि आपको दिया है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल ये है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल ये है। तो पहली दो और अंतिम दो में ये बीच वाली जो संख्या है वो दोनों में आ रही है। तो देख लेते हैं कि 323 आपका 17 से विभाजित है कि नहीं है। तो 17 से करेंगे तो 17 का में 17 3 15, यानी 153 हो जाएगा, और 17 9 153 होता है, बिल्कुल ये 17 से आपका विभाजित है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 19 गुणे 17 लिख सकता हूँ। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान, दो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी जो कि अवरोही क्रम में है, वो हो जाएंगी 19 गुणे 17 गुणे 13 हो जाएंगी। ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। और आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान,
तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है आपको? 19 दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। तो कह रहा है कि सुनीता ने कितने कंचे जीते। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एक्स मान के इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा एक अपनी तरफ से नंबर मानिए, उसके बाद से सॉल्व करिए। और वो नंबर कैसे मानेंगे? तो देखिए, ये जो आपका हर है उसका क्या होना चाहिए? एलसीएम होना चाहिए। तो देखिए 5 और 3 है, तो संख्या जो मानेंगे इसका एलसीएम होना चाहिए, यानी कि इन दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि क्या है कि 15 क्या है, कुल कंचों की संख्या है 15। तो कह रहा है कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचे यानी 15 कंचे क्या 3/5। तो 15 का अगर 3/5 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 × 15 और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, यानी कि सुनीता कितने कंचे जीत रही है? तो 9 कंचे। अब कह रहा है कि रवि ने शेष कंचे। तो अब सुनीता 9 जीत ली है, टोटल 15 कंचे हैं, तो अब बचेंगे कितने? तो 9 × 6 = 15, यानी कि 6 कंचे अब बच गए। अब इन कंचों में से 2/3 कंचे जो है वो रवि जीतता है, तो 2/3 कंचे हम इसका निकाल देते हैं। तो 3 से कट करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये रवि जीत रहा है और ये सुनीता जीत रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सनी है वो शेष 60 कंचे जीते। तो टोटल 15 कंचे हमने माना है, 9 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, तो 9 × 4 = 13 हो गया। तो कितने कंचे बचे होंगे? तो 2 कंचे बचे होंगे। इस 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 60 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि सुनीता ने कितने कंचे जीते, यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 30 हो जाएगी। 2 से भाग कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है 9 की, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 30 में क्या करेंगे हम? 9 का गुणा करेंगे तो 9 × कितना हो जाएगा? 27, यानी कि 270 कंचे जो कि सुनीता ने जीते होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक दिए जाते और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते। कह रहा है कि यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो पूछ रहा है कि परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो प्रश्नों की अगर जो सही प्रश्न है उसकी संख्या मैं x मान ले रहा हूँ और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है? y मान ले रहा हूँ। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि सही अगर क्वेश्चन कर रहा है यानी कि 3x और माइनस क्या हो जाएगा? गलत उत्तर पे 1 अंक काट लिए जाते हैं, तो यानी कि -y बराबर कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं? तो 80 अंक प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक सही के लिए अगर 4 अंक मिलते हैं यानी कि 4x और कितना है? 2 अंक काट लिए जाते हैं यानी कि -2y, तो कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं? तो 90 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए इस 2y को बनाने के लिए y को ऊपर हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा और -2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 दूना के 16, यानी कि 160 हो जाएगा। अब घटा देते हैं इसमें से, तो 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा और ये 2y से ये +2y कैंसिल हो जाएगा और ये 160 में से 90 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 70 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो 3 × x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 × 90 हो जाएगा, 5 × 15 यानी कि 105 हो जाएगा और -y बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 105 में से 80 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 20 और 5 25 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रश्नों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, तो बस x + y हम निकाल देंगे। तो x का मान 35 है, y का मान 25 है। 30 20 50 और 5 5 10, यानी कि 60 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का जो मूल्य है वो 540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का जो मूल्य है वो 470 है। तो पूछ रहा है कि 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। तो आपसे क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है
कि 2 मेज, यानी कि मेज को अगर टेबल लिखता हूँ मैं और कुर्सी को चेयर लिखता हूँ, तो 2 मेज और 3 चेयर, इसका मूल्य कितना है? तो 540 है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेज यानी कि 2 टेबल और 1 कुर्सी यानी कि चेयर का जो मूल्य है वो कितना है? 470 है। तो बस इसको इसमें उठा के रख देते हैं। तो इस 3C को मैं इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C और प्लस 2C लिख सकता हूँ बराबर 540, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे इसकी जगह पे। तो कितना हो जाएगा? ये 470 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2C बराबर 540 और माइनस कितना हो जाएगा? 470 हो जाएगा। घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, यानी 70 हो जाएगा। यानी 2C का मान 70 है तो C का मान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 70/2। तो आपसे पूछ क्या रहा था कि 5 कुर्सियों का मूल्य, तो एक कुर्सी का मूल्य अगर 35 है तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 35 गुणे 5 हो जाएगा। 5 पचे 25, 2 कैरी, 5 थे 15 और 2 17, यानी 175 रुपये क्या हो जाएगा? 5 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा इसमें से किसके बराबर होगा? तो मैं बताया हूँ कि जब भी संख्या माननी होती है तो हमेशा ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसके एलसीएम के बराबर संख्या हम मानते हैं। तो 7, 5 और 4, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इन तीनों का एलसीएम 7 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा। पहली वाली कंडीशन कह रहा है इसके 3/7 के 1/4 का 2/5वां जो भाग है वो कितना है? तो ये 15 के बराबर है, तो निकाल देते हैं। तो 7, 4, 5, 7, 4, 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 दूना के 6। इसे 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि संख्या का आधा, यानी कि हमने संख्या मानी कितने? तो 7 गुणे 4 गुणे 5 हमने संख्या मानी है, इसका आधा मतलब बटा 2 कर देंगे। तो 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि 7 दूना के 14 और 14 पचे 70, यानी कि 70 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 6 की अगर 15 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? तो 15/6 हो जाएगी। आपसे 70 का पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे? 70 से गुणा कर देंगे। तो 3 से कट करेंगे तो 3 दूना के 6, 5 × 15 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 35 बार जाएगा। 35 में 5 का गुणा करेंगे तो अभी 35 में 5 का गुणा इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था तो 175 आया था। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? B में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल जो है वो 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करिए। यानी कि अगर दोनों संख्याएं x और y मान ले रहा हूँ तो x और y की वैल्यू कितने दिया है? तो 24 दिया है। उनके वर्गों का योगफल यानी कि x² प्लस y² का मान कितना दिया है? तो ये 52 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि उनका योगफल यानी कि x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो देखिए x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं हम कि रूट में क्या लिख सकते हैं इसको? तो रूट में लिख सकते हैं x² प्लस y² और प्लस 2xy लिख सकते हैं। तो बस इस पे वैल्यू रख देंगे। तो x² प्लस y² की वैल्यू कितनी है? तो 52 है। और प्लस 2xy, तो 24 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के इनका रूट ले लेंगे। तो रूट में कितना हो जाएगा? तो 8, 2, 10 हो जाएगा। 5, 4, 9, 1, 10 हो जाएगा। यानी 100 का रूट कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? तो मैं मान ले रहा हूँ कि संख्या x है, तो इसका 1/5 मतलब x/5 है। इसको गुणा करना है इसके 2/3 से, तो 2/3 इंटू x हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है? तो 480 प्राप्त हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 दूना के 4, 2 चौको 8, यानी कि 240 बार जाएगा। यानी कि यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 240 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5 × 15 इसमें से अगर हम निकाल दें तो 15 कम में 15 हो जाएगा और 4, 4, 8, तो इसमें से 15 निकाल देते हैं। तो 15 से भाग करेंगे तो 15 गुणे 15 कम में 15
5 और 4 9, 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे। तो 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, तो एक 15 इसमें से ले लेंगे। 16 का रूट कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 चौको 60, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जो भी संख्या होगी वो 5 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 5 से चारों संख्याएं विभाजित हैं, लेकिन 3 से सिर्फ और सिर्फ ए वाली जो संख्या है वो 3 से विभाजित है। इसका मतलब सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बाकी मैंने बेसिक बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 160 है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी जो संख्या है वो ज्ञात करिए। तो इसको करने का जो बेसिक तरीका है पहले वो बता देता हूँ, फिर इसको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहली संख्या अगर x मानता हूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 जोड़ते जाएंगे तो x + 2 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी, तो x + 4 हो जाएगी। और चौथी क्या हो जाएगी, तो x + 6 हो जाएगी। तो ये 4 क्रमागत विषम संख्याएँ हो जाएंगी। इनका योग किसके बराबर है, तो 160 के बराबर है। तो इनका योग हम निकाल लेते हैं। तो x कितनी बार है, 4 बार, तो 4x हो जाएगा। 6 4 10 और 2 12, यानी 160 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 148 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 3 12, 2 28, 4 7 28। और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, और सबसे छोटी संख्या हमने माना कितना है, x माना है। तो 37 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, इसको डायरेक्ट लगा सकते थे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया हो, चाहे सम क्रमागत संख्याएं दिया हो चाहे विषम, तो हम क्या करेंगे, 4 से डायरेक्ट 160 में भाग करेंगे। तो 4 से 160 में अगर भाग करेंगे, औसत वाले तरीके से हम लगा रहे हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बार जाएगा। यानी कि 40 जो संख्या होगी वो एकदम बीचों बीच होगी। तो 40 से इधर 2 विषम संख्याएं और 40 के बाद 2 विषम संख्याएं। तो छोटी पूछ रहा है तो इससे कम करते जाएंगे। तो 40 से पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो 39 हो जाएगी। और इससे पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो 37 हो जाएगी। तो छोटी पूछ रहा है तो 37 से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इससे डायरेक्ट भी कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। तो जब भी किसी संख्या के ऊपर बार दिया हो और उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो उतनी बार अगर हम 9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 125/999 क्या हो जाएगा, इसको p/q के फॉर्म में लिखने पे संख्या प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। मान लीजिए कुछ ऐसे होता है, 0.125 होता है और 25 के ऊपर बार होता है, तब इसको कैसे लिखते, तो इसको पहले पूरी संख्या लिख लेते, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते, यानी कि 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को घटा देंगे, और जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0, यानी कि सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो इसलिए एक बार 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस संख्या का p/q फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 में गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो कह रहा है कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो 4050 का हम क्या कर निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं हम। तो किससे कट जाएगा ये, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से ये 20 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और हमें पता है कि 20 और 25 जो होता है वो आपका किसका, तो 45 का स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो कह रहा है कि इसमें गुणा करने पे, तो यानी कि अगर 2 का गुणा कर दें तो ये तो आपका 45 का है ही, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या गुणा करने के बाद प्राप्त हो रही है उसका आपसे वर्गमूल पूछ रहा है, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 45 गुणा के 90 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। मैं इसको समझा देता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे हम, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 चौको 20 और 0, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 8 40 और 5 एकम में 5। और हमें पता है कि 89 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 होता है। 5 5 का पेयर बन रहा है तो 1 5 हो जाएगा, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है।
तो 1 2 से गुणा अगर हम कर देते तो इस 2 का भी पेयर बन जाता है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगी। तो 9 × 5 = 45 दूना के 90 भी इस तरीके से आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो कह रहा है कि उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो वर्ग करने के बाद से अंतिम अंक 1 आ रहा है, तो हम पता है कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 1 आता है। तो कह रहा है कि घन अगर कर दिया जाए तो अंतिम अंक क्या होगा, तो 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा और 9 का अगर घन करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो कि नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो संख्या के वर्गों के योगफल के लिए फार्मूला होता है, वो होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में होता है 2n+1 और डिवाइडेड बाई कितना होता है, 6 होता है। बस इसमें रख देंगे तो n की वैल्यू क्या है, तो 1 से लेकर 10 है, यानी n का मान 10 है। तो रख देंगे तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, तो 10 दूना के 20 और 1 21 हो जाएगा। और इसको किससे विभाजित कर देंगे, 6 से। तो 6 से करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35, और 35 में 11 का अगर हम गुणा करते हैं तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी 385 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के घाते 6 गुणे 12 के घाते 4 गुणे 7 के घाते 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड पहले इसका हम निकाल देते हैं। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका पावर कितना है, तो 6 है, इंटू 12 को क्या लिख सकता हूँ, तो 3 गुणे 4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसके पावर कितना है, तो इसके पावर 4 है, इंटू 7 के पावर कितना है, तो 7 है। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो 3 के पावर 6 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 3 के घाते 4 हो जाएगा, इंटू 2 के घाते कितना हो जाएगा, तो 4 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, इंटू 7 के घाते 7 हो जाएगा। या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो 3 के घाते 12 और 4 16 हो जाएगा, इंटू 2 के घाते 8 हो जाएगा, इंटू 7 के घाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, क्योंकि आपसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो अभाज्य गुणनखंड में दिख रहा है कि 3 है, 2 है और 7 है, इनका योग पूछ रहा है आपसे। तो 3 + 2 + 7, तो 7 2 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए 120 को अगर हम लिख लें, अगर इसका अगर अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकाल दें तो 12 दहा में कितना होता है, 120 होता है। इस 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ 4 × 3 लिख सकता हूँ। इसे 10 को क्या लिख सकता हूँ, तो 2 × 5 लिख सकता हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करके इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू कितना है, तो 3 है, गुणे 2 गुणे 5 है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, ये 2 यहाँ पे है, तो 2 के घाते कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, गुणे 3 और गुणे 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि समभाजकों की कुल संख्या। तो समभाजकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, जिसमें 2 लगा हुआ है उसको समभाजक बोलेंगे, जिसमें 2 नहीं लगा है उसको क्या बोलेंगे, विषम भाजक बोलेंगे। तो देखिए कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर है उससे 1 जोड़ देते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, गुणे यहाँ पे 3 के घाते 1 है और 5 के घाते भी 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16, यानी कि टोटल जो भाजकों की संख्या होगी वो 16 होगी। तो जिसमें 2 लगा हुआ है उसको समभाजक बोलेंगे, जिसमें 2 नहीं लगा होगा उसको विषम भाजक बोलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसके विषम भाजकों की संख्या निकाल देंगे। तो देखिए विषम क्या हो जाएगा, जिसमें 2 नहीं लगा होगा उसको विषम बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 का मान क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4 इसके विषम भाजक होंगे, और टोटल इसके 16 भाजक हैं। तो जो इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो जो 12 आएगा, 12 क्या हो जाएंगे, इसके समभाजक हो जाएंगे।
तो विषम और समभाजक, यानी कि विषम का 4 है और सम का 12 है, तो 4 का 12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है। तो n को विभाजित करने पे अगर 5 से, तो शेषफल हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो संख्या की इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो देखिए पहला क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे 23 है, 23 में अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त होगा। लेकिन अगर 23 की जगह पे अगर मान लीजिए 28 है और अगर 28 में भी 5 से अगर हम भाग करें तो भी हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि n का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो n का इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो 3 और 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1373 के पावर 36 माइनस 1442 के पावर 20 का एकक अंक क्या होगा। एकक अंक मतलब होता है इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए जो भी पावर दी होती है उसमें 4 से भाग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3 और 4 के बाद से पावर जो होगा वो रिपीट होना शुरू हो जाता है इकाई के स्थान वाला। तो 36 में 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह चला जाएगा, 20 में भी 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह चला जाएगा, यानी कि 4 बार आ रहा है दोनों में। तो सिर्फ क्या करेंगे, 3 के घाते 4 निकाल देंगे और माइनस 2 के घाते 4 निकाल देंगे और इन दोनों का अंतर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 के घाते 4 अगर हम करेंगे तो 81 होता है और माइनस 2 के घाते 4 करेंगे तो 16 होता है। 81 में से यानी कि 11 में से 6 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 145.390 में 4 का अंकित मान कितना होगा। अंकित मान मतलब होता है कि वो वैल्यू, तो 4 यहाँ पे है तो इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर स्थानीय मान करता तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाता, 40 हो जाता। तो यहाँ पे अंकित मान पूछ रहा है, तो इस 145.390 में 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करिए। तो 9 कितने स्थान पे है, तो ये 1000 के स्थान पे है, तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 9000 हो जाएगा। अंकित मान 9 ही होगा, इसका अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9, 9 और ये 8 हो जाएगा। तो 8991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन एक दिन में 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपये कमाता है और चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है और बाकी के दिन यही क्रम चल रहा होता है। तो कह रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख देते हैं। तो पहले दिन जो है वो 60 रुपये कमाता है, दूसरे दिन क्या कर रहा है कि 50 रुपये खर्च कर देगा, तो 50 रुपये खर्च कर दे रहा है। तीसरे दिन फिर से वो 60 रुपये कमा रहा है और चौथे दिन क्या कर रहा है, फिर 50 रुपये खर्च कर दे रहा है। तो पहले 2 दिनों में उसने कितने रुपये बचाए, तो 10 रुपये। अगले 2 दिनों में कितने बचाए, तो 10 रुपये। कह रहा है कि 200 उसके पास होने चाहिए खर्च करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, 60 तो इकट्ठा कर ले रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 140 देखते हैं कितने दिनों में ये बचा रहा है। तो 4 दिनों में अगर ये 20 बचा रहा है, कितना बचा रहा है, 4 दिनों में 20, तो 140 बचाने में इसको कितना समय लगेगा, तो 20 से 140 होने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 7 गुना है। तो 20 से 140 होता है, तो इधर भी क्या करेंगे, 4 का हम 7 गुना करेंगे, तो 4 का 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी 28वें दिन तक उसके पास 140 रुपया हो जाएगा। फिर 29वें दिन 60 रुपये जब कमाएगा तो उसके पास 200 रुपया हो जाएंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 29 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में, अगली वीडियो के साथ या अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।